अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। लिखारी मैगज़ीन ऑनलाइन चूँकि अब यूट्यूब पे शिफ्ट हो चुका है, इसलिए अगर आपको हमारे मैगज़ीन से निकले हुए कोई भी नॉवेल्स कहीं और भी नज़र आते हैं तो हमें उसके बारे में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उसके खिलाफ एक्शन ले सकें। संक्षिप्त की नेक्स्ट एपिसोड है एपिसोड नंबर 10 अबीर हसन के कलम से लिखी गई। और फ़िलहाल तो ये सीक्रेट एजेंट बेस नॉवल जा रहा है और आर्मी के हवाले से है। कुछ रिश्तों की हवाले से इसमें बहुत सी बातें देखने को मिलती हैं। बहुत अच्छा सादा-सा अच्छे अल्फाज में लिखा गया ये नावल है। किस्त नंबर 10 के साथ हाज़िर हैं। पिछली किस्त का थोड़ा-सा मैं बता दूँ कि लियो ने एक लड़की के कहने पर रुफ़ाया महाब को किडनैप कर लिया और उसके बाद फिर उसको अब एक आर्मी ऑफ़िसर वाले अपने पास बुलाते हैं ताकि एक टास्क दे सकें, लेकिन वो पहले से ही उस पर अमल कर चुका है और काफ़ी इन्फॉर्मेशन उसके हवाले से रखता भी है। तो बस अब उस पर अमल करने की बात है। अब रुफ़ाया को किडनैप तो कर चुका है, लेकिन अब उसके साथ-साथ उसको चूँकि वो उसको पसंद करने लगा है, इसलिए अब वो उसके साथ निकाह करने लगा है। तो चलिए अब नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं। उसने अपने दुखते सर को दोनों हाथों से थाम कर बमुश्किल आंखें खोली थीं। आंखें खोलते उसकी नज़र ऊपर वाइट कलर की सीलिंग पर पड़ी थी। कितनी ही देर वो गायब दिमागे से छत को देखती रही। फिर धीरे धीरे उसके हवास बेदार होने शुरू हुए थे। उसे याद आ गया था कि उसके साथ क्या हुआ था। तभी वो एक झटके से अपनी जगह से उठी थी। पूरा कमरा नीम तारीख सा था। ऊपर सीलिंग में नस्ब सारी लाइट्स को बंद करके बस साइड पर टेबल लैंप ऑन किया गया था। उसने जल्दी से उठकर लाइट्स के स्विच ढूंढने शुरू किए और फिर उसे बाएं दीवार पर स्विच बोर्ड मिल गया था। उसने जल्दी जल्दी स्विचेस पर हाथ मारकर रूम की लाइट्स ऑन की और फिर वो हैरत से आंखें खोलकर अपने बेड के दाएं तरफ कुछ दूर पड़े दूसरे बेड को देखने लगी थी, जिस पर रुफाया उसकी जान से अजीज दोस्त होशो खुरुज से बेगानी हुई पड़ी थी। वो भागकर रुफाया के पास गई थी। रूफी, उठो, होश में आओ रूफी। वो रुफाया की गाल थपथपाती हुई बोली थी, मगर रुफाया पर नशे का काफी गहरा असर हुआ था, जबकि हरम का नशा कुछ ही देर में उतर चुका था। वो रुफाया को होश में लाने की कोशिश करके जब नाकाम हो गई तो गुस्से से नाक फुलाते हुए वो रूम के दाखिली दरवाजे तक गई थी। दरवाजे पर कोई लॉक मौजूद नहीं था, तभी वो धड़ से दरवाजा खोलकर बाहर निकली थी और सामने ही सोफे पर सोए इस बंदे पर नजर पड़ते ही उसका चेहरा गुस्से से तप उठा था। यानी ये वही बेगैरत शख्स था जो उसे और रूफी को क्लब से उठाकर यहाँ लाया था। हरम को वो मशकूक तो क्लब में ही लगा था, मगर अब उसकी इस हरकत ने हरमीन रजा को बुरी तरह से भड़का कर रख दिया था। तभी वो बिना लम्हे भर की देर किए चीते की तरह छलांग लगाकर सोफे पर पुरसकून सोए हुए अशर पर हमलावर हुई थी। जबकि कितनी ही देर बाद इतनी प्यारी और मीठी नींद के मजे लेता अशर अपने मुंह पर पड़ने वाले पंच और नाखूनों से खुद को खसूटे जाने पर नींद में ही जोर से कर रहा था। इसके बाद मजीद ताकत से एक दूसरा पंच दोबारा उसके मुंह पर पड़ा था। साथ ही जोरदार घुटना भी उसकी पसली में मारा गया था। वार इतना शदीद था कि दर्द की शिद्दत से बिलवाते हुए अशर की आंखें पट से खुल गई थीं। उसने हैरत से गर्दन घुमाकर अपनी राइट साइड पर देखा और दोबारा खुद पर हमले करती इस लड़ाकू हसीना को देखते ही उसकी आंखें फट सी गई थीं, जबकि हरम एक बार फिर अपना पैर हवा में लहराकर अशर के मुंह पर किक मारने लगी थी, जिसे वो बचने के लिए वो बर्क रफ्तारी से सोफे के पीछे की तरफ कूद गया था। खतून खतून, ये क्या कर रही हैं आप? उठते ही फिर से हमें शुरू कर दिए। वो सोफे के पीछे से जरा सी गर्दन निकालता हुआ बोला, शट अप यू चीप डर्टी फेलो, खातून होगे तुम। वो भड़क कर बोली और अर्शद ने अपनी जगह से उठते हुए हैरत से पलटकर खुद को पीछे लगे विंडो पेन में सरता पार देखा था। मैं खातून? नहीं नहीं यार, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल मर्द बना के इस दुनिया में ट्रांसफ़र किया गया है।
आपको मैं किस एंगल से खातून लगता हूँ? वो सख्त बुरा मानकर हरम को देखने लगा। तो तुम्हें किस एंगल से खातून लगती हूँ? वो फिर चीख पड़ी थी, जबकि इसकी बात सुनकर अशर की आंखें हैरत से फैल गई थी। दिल सदमे से बंद होने लगा था। आप खातून नहीं है? मगर मैं तो क्लब से यहाँ तक आपको खातून ही समझा था। या अल्लाह! ये क्या किया तूने? एक मर्द को इतनी हसीन नस्वानी शक्ल जसामत दे डाली। अब बंदा धोखा ना खाए तो क्या करे? क्यों की तूने ये नाइंसाफी? ऐसे तो ना ये मेल है, ना ही फीमेल। इस दुनिया में कमी क्या थी ऐसी तेरी सिंफ तीसरी सिंफ की, जो तूने इस गरीब खातून पर भी ये जुल्म तोड़ डाला? वो छत की तरफ मुंह किए दिखाई देता हुआ सख्त और से लहजे में बोल रहा था, मगर तभी उसके मुंह पर एक दोबारा पंच पड़ा था और उसका जबड़ा हिलका रह गया था। हो गई बकवास। मैं खातून नहीं, एक लड़की हूँ गधे। शराफत से बताओ मुझे और रफ़ी को यहाँ इस तरह क्यों उठा कर लाए हो? वरना इतना मारूंगी कि शक्ल बिगाड़ कर रख दूंगी। माँ बाप तक नहीं पहचान पाएंगे। वो एक ही जिसमें अशर के सामने चली आई थी और उसके पीछे की तरफ फर्श पर धकेल कर एक पैर उसके सीने पर जमा कर खड़ी हो गई थी, जो एक बार फिर उसके सिनफ नाजुक होने की इत्तला पाकर खुश हो गया था। खातून, मुझे ऐसे करने का ऑर्डर दिया गया था, वरना मेरी क्या मजाल कि मैं इस जलते शोले को हाथ लगाने की जसारत कर सकूं। मुझे तो जानबूझकर आपको छेड़ने के लिए कहा गया था, इसलिए प्लीज मुझोरी पर तरस खाई, माफ कर दें। वो नीचे लेटा मसनूई अंदाज में गिड़गिड़ाते हुए बोला था। किसने ऑर्डर दिया था बताओ? वो भड़क कर बोली थी, मगर अचानक अशर ने उसका पैर पकड़कर उसे बर्क रफ्तारी से अपनी तरफ खींच लिया था। वो लहरा कर अशर के ऊपर गिरी थी और इससे पहले कि वो कोई एक्शन लेती, अशर ने तेजी से उसे घुमाकर उसके हाथ कस कर अपने दोनों हाथों में पकड़ लिए थे और उसकी तेजी से चलती टांगों को भी अपनी एक ही टांग से काबू कर लिया था। लंबे चौड़े 6 फुट के अशर के सामने वो 5 फुट 2 इंच की लड़ाकू हसीना जैसे बिल्कुल बेबस हो गई थी। बस खातून, बस। इतना गुस्सा सेहत के लिए मुज़र होता है। माना है कि आप मार्शल आर्ट ट्रेन्ड हैं, मगर हम भी घास नहीं चरते। चाहूँ तो आपको इनके बेसरर हमलों का मुंह-तोड़ जवाब अभी के अभी दे सकता हूँ। मगर इतनी हसीन और शोला सिफ्त खातून पर से खतरनाक हमले करके क्या मैंने भस्म होना है? वो हरम के खूबसूरत चेहरे पर झुका इसके बेहद खूबसूरत ब्राउन आंखों में देखते हुए सरगोशियाना अंदाज में बोला। अशर की आंखों से छलकते जज्बे, चेहरे पर मौजूद नरम गरम तासुर और होठों पर फैली खूबसूरत दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट, उसको देखकर हरम अपनी जगह साकत रह गई थी। वो कितने ही लम्हे इसकी खूबसूरत बड़ी बड़ी सुनहरी आंखों में देखती रही थी। अशर की खूबसूरत सतना नाक, सुर्ख और सफ़ेद रंग पर चमकती हल्की हल्की सुनहरी शेव और माथे पर बिखरे सिल्की सुनहरी गोल्डन बाल ये बताने को काफ़ी थे कि वो बेहद खूबसूरत मर्द था। क्या हुआ खातून? खो गई ना मेरी खूबसूरती में? लबों पर शरारती मुस्कुराहट लिए वो हरम की आंखों में देखता हुआ बोला था और एक झटके से उससे दूर होकर उठ खड़ा हुआ। हरम भी उसे घूरते हुए अपनी जगह से उठ गई थी। तभी लियो दाखिली दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था और सामने ही अशर और हरम को एक साथ खड़ा देखकर चौंक गया था। क्या हुआ? अशर, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? वो बखौर इन दोनों के चेहरों को देखता हुआ बोला, जबकि इसे देखते ही अशर तेजी से भागता हुआ इसके पीछे आया था। बचा लें भाई, प्लीज़ बचा लें। ये खातून होश में आते ही मुझ पर हमले करने लगी है। मैंने इन्हें कितना समझाया कि ये मुझे मार-मार कर भले ही मेरे हाथ-पैर तोड़ दें, मुझे सड़क पर भीख माँगने के लिए छोड़ें, मगर फिर भी इन पर हाथ नहीं उठा सकता, क्योंकि इस गुनाह की पादाश में मेरे भाई मेरा वो हाल करेंगे कि मैं भीख माँगने के काबिल भी नहीं रहूँगा। वो मसनूई अंदाज में डरते हुए लियो की पीठ के पीछे छुपकर बोला, जबकि लियो, जो उसकी असलियत अच्छी तरह जानता था, उसे यूं ड्रामे करते देखकर ताज्जुब से सर हिलाता हुआ हरम की तरफ मुतवज्जह हुआ। ऐसा है मिस कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम लोग गलती से आपको यहाँ उठा लाए हैं। हम लोग पैसों के लिए ये काम करते हैं। आज भी हम वहाँ क्लिप में 2 लड़कियों को उठाने गए थे। हमें लड़कियों के जो हुलिये बताए गए थे वो बिल्कुल आपकी जैसे ही थे। मगर अभी में हमारे पास पार्टी का फ़ोन आया था कि वो दोनों लड़कियाँ जिन्हें आप क्लब से उठाना था, अपने-अपने घरों पे मौजूद हैं। हम आपको गलतफ़हमी की बिना पर उठा लाए हैं। आपको हमने परेशान किया, इसके लिए सॉरी। और आपके साथ वाली दूसरी लड़की क्या अभी तक बेहोश हैं? बहुत सुकून से हरम को वज़ाहत देता हुआ आखिर में रुफ़ाया के मुतालिक पूछने लगा था, जबकि हरम इन मासूम मुजरिमों का मासूमाना अंदाज़, इनका इत्मीनान भरा पुरसुकून चेहरा देखकर हत्थे से उकड़ गई थी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि गलती से किसी और के मुखालते में तुम हमें उठा कर लाए थे। जानते भी हो हम लोग कौन हैं और तुम्हें तुम्हारी इस हरकत के क्या नताइज भुगतने पड़ेंगे। पुलिस में एक कंप्लेंट कराने के लिए है तुम लोग सलाखों के पीछे हो गए।
मेरे अंकल दुबई से बैठे-बैठे तुम्हारा वो हश्र करवाएँगे कि तुम्हारे जिस्म पर ना गोश्त का टुकड़ा बचेगा, ना ही 206 हड्डियों में से एक भी हड्डी सलामत रहेगी। रोग इस लम्हे को जब तुमने हमारे साथ बेहुदा हरकत की थी। हम न जाने कब से यहाँ हैं। हमारे फ्रेंड्स परेशान हो रहे होंगे, गार्ड्स हमें ढूँढते फिर रहे होंगे और तुमने एक गलतफ़हमी की बिना पर हमें यहाँ कैद किया हुआ है। कैसे कम अकल होंडे हो तुम, जो आजकल के दौर में भी सोशल मीडिया जैसी सहूलियत से नावाकिफ़ हो। किडनैप करना ही था, तो पहले व्हाट्सएप पर या किसी दूसरे ऐप पर लड़कियों की तस्वीरें तो देख लेते, या अपनी पार्टी से ही इन लड़कियों की कोई डेवलप पिक ले लेते। ये क्या मुँह उठाकर यूँ ही किसी को भी पकड़ कर ले आए? रफ़ाया गुस्से से नाक फुलाते हुए चीख कर बोली थी, जबकि इसके साथ बदतमीजी भरे अंदाज पर वो चीखती हुई आवाज़ पर लियो के चेहरे पर नागवारी उतर आई थी। और अरशद भी आंखें सिकुड़े मुंह खड़े से घूरने लगा था, जो बिना लियो की असलियत जाने उसके सामने चीख चीख कर बोल रही थी। सुने मोहतरमा, अपनी टोन को कंट्रोल करें। मैं ऐसे लहजे सुनने का आदी नहीं हूँ। मुझे धमकाने की बजाय अपने दोस्त को होश में लाने की कोशिश करें, ताकि आप लोगों को आपके ठिकाने तक छोड़ कर आऊँ। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ आपको यहाँ आए, बस रात के 2 बजे हैं। वो सल्टनरी से बोलता हुआ उस रूम तक चला गया था जहाँ रुफ़ाया मौजूद थी। क्या इसे भी इस स्प्रे से बेहोश किया गया है? हरम बेहोश पड़े रुफ़ाया को देखते हुए लियो से पूछने लगी थी, मगर लियो ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। वो रुफ़ाया को होश में लाने की कोशिश करते हुए उसके गाल थपथपाने लगा था। मगर जब रुफ़ाया जागने को तैयार नहीं हुई, तो लियो ने तासुब से नफ़ी में सर हिलाते हुए साइड में रखा पानी का जग उठाकर रुफ़ाया के चेहरे पर उंडेल दिया था। चेहरे पर पानी गिरते ही रुफ़ाया हड़बड़ाकर होश में आई थी। उफ! तुम गुंडे ही नहीं, जंगली भी हो। क्या किसी को ऐसे होश में लाया जाता है? शुक्र करो कि रूफ़ी बेहोश है, वरना इस जसारत पर वो तुम्हारे मुँह पर इतने बंजर मारती कि शक्ल बिगाड़ के रख देती। और तुम गधे, खड़े-खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ, टॉवल लेकर आओ। उसे होश में आता देखकर हरम उसके सराहने जा बैठी थी, जबकि आंखें खोलकर अपने दुखते सर को दबाते हुए उसने अपने सरहाने बैठी हरम को देखते ही रुफ़ाया एक झटके से उठ बैठी थी। रूफ़ी, शुक्र है तुम्हें होश तो आया। हरम ने बोलते हुए अपने पास आते अशर के हाथ से टॉवल लेकर रुफ़ाया का गीला चेहरा और बाल पोंछे थे। हरम, तुम मैं तो क्लब में थी ना? ये मैं कहाँ हूँ? रुफ़ाया ने अपने गीले बालों को चेहरे से हटाते हुए अपने बाएं तरफ देखा, और वहाँ मौजूद लियो को देखकर उसकी आंखें हैरत से फटी रह गई थी। फिर वो मज़ीद उम्र भर की देर किए अचानक लियो की तरफ लपकी थी, और एक बार फिर उसने लियो पर हमला कर दिया था। "यू ब्लैकी, आई विल किल यू।" तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे दोस्तों को मारो, मेरे गार्ड्स पर हमला करो, और तुम मुझे और मेरे दोस्त को भी क्लब से यहाँ उठा लाए। हो कौन हो तुम? वो दोनों हाथों से लियो पर वार करते हुए बोली थी, मगर लियो बिना जवाब दिए पीछे हुआ था। तभी गुस्से से बिखरे हुए वो एक के बाद एक लियो पर वार करने लगी थी, मगर वो उसके हर वार पर ज़ेरे मुस्कुराते हुए बड़ी महारत से उसे जल दे रहा था। और हर मुसलसल पीछे से रुफ़ाया आवाज़ें देती हुई अपनी बात सुनने की कोशिश कर रही थी, मगर वो उसकी पुकारों पुकारों को नज़रअंदाज किए बस लियो को मारने पर तुली हुई थी। और फिर जब उसने हवा में उछलते ही अपने दोनों पैरों से लियो के सीने पर वार किया, तो वो जानबूझकर उसके सामने खड़ा रहा। रुफ़ाया की किक मारते ही पीछे फर्श पर जा गिरा, और उसके गिरते ही रुफ़ाया उसको दोबारा मारने लगी थी, मगर हरम ने जल्दी से उसे अपनी तरफ घसीट लिया। रूफ़ी, बस करो, मेरी बात तो सुनो पहले, इसके बाद गुस्सा करना। हरम बोलती हुई उसे एक तरफ ले गई थी और उसे सारी बात बता डाली थी, जबकि इस दौरान हैरान खड़ा अशर भी दौड़कर लियो के पास पहुंचा, जो फर्श पर पड़ा मुस्कुराए जा रहा था। अशर ने उससे पहले लियो को बड़े-बड़े सुरमाओं को धूल चढ़ाते हुए देखा था, मगर आज वो खुद एक नाजुक सी लड़की से जानबूझकर मार खाते हुए खुश हो रहा था। अशर ने हाथ बढ़ाकर उसे फर्श से उठाया। भाई, आप ठीक तो हैं? अशर ने हैरत से लियो के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर पूछा, मगर वो जवाब दिए बिना उठकर सामने खड़ी रुफ़ाया और हरम की तरफ बढ़ गया। चलें। वो अपने सामने खड़ी रुफ़ाया की आंखों में देखते हुए बोला, जिसे हरम ने बमुश्किल समझा-बुझाकर शांत किया था। जबकि रुफ़ाया ने अपने पास आकर खड़े होते लियो को घूर कर देखा था। उसे इस काले कुलोटे मर्द को देखकर बेहद चिढ़ महसूस हो रही थी। शायद उसकी काली रंगत के अलावा इसका लोफरों वाला बेहुदा हुलिया भी था, जिससे वो वाक़ई दो कौड़ी का लग रहा था। वो उसे शर्मसार निगाहों से घूरते हुए हरम का हाथ पकड़कर बाहरी दरवाज़ा खोलते हुए बाहर निकल गई थी। जबकि लियो इस नवाबजादे के मगरूराना अंदाज़ खामोशी से ज़ेर लब मुस्कुराते हुए मुलाहिज़ा कर रहा था। भाई, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अशर को लियो की हरकत काफ़ी मशकूक लग रही थी, इसलिए वो उसके पास आके इसकी पेशानी छूता हुआ बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो नीचे इन दोनों को छोड़ कर आते हैं। वो दोबारा से मुस्कुराकर बोलता बाहर निकल गया था, और अरशद भी खामोशी से सर हिलाते हुए इसके पीछे निकल आया था। जबकि नीचे पहुंचते ही रुफ़ाया के सामने एक नया मसला खड़ा था,
वो अपने सामने मौजूद लियो की मामूली सी गाड़ी में बैठने को राजी ही नहीं हो रही थी। लेकिन यहाँ भी हर उनकी मिन्नत समाजत के बाद वो अपने पास आकर खड़े होते लियो को देखकर नाक भू चढ़ाते हुए गाड़ी में बैठी थी। वरना आम हालात में इस मामूली गाड़ी में बैठना तो दूर, उसके पास से गुजरना भी रुफ़ाया महब की शान के खिलाफ था। इस तरह की गाड़ियां तो उसके सर्वेंट्स भी इस्तेमाल नहीं करते, तो वो कैसे इसमें बैठकर जा सकती थी। मगर इस वक्त हरम ने उसे न जाने कितने वास्ते देकर बहुत मुश्किलों से राजी किया था, और सिर्फ हरम की खातिर वो दिल को पत्थर रखकर लियो के साथ एक फटीचर गाड़ी में बैठकर होटल की तरफ पहुंच गई थी। तुमने रफ़ाया महब के साथ जिस किस्म की बदतमीजी करने की कोशिश की है ना ब्लैकमैन, इसका मज़ा मैं तुम्हें अच्छी तरह चखा देती। चाहती तो अभी के अभी तुम्हें अरेस्ट भी करवा सकती थी, मगर मेरा एक असूल है, मैं दुश्मन भी अपने स्टैंडर्ड का रखती हूँ। तुम जैसे सड़क छाप तो मेरे पाँव की खाक छूने का भी काबिल नहीं है, तो अपने स्टैंडर्ड से नीचे कर मैं तुमसे दुश्मनी क्या निभाऊंगी। होटल पहुंचते ही गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकली और रुफाया ने हकारत से लियो को देखकर जो अल्फाज कहे थे, उसे सुनकर वो न जाने क्यों एक बार फिर मुस्कुराया था। जबकि फ्रंट सीट पर लियो के पास बैठा अशर रुफाया के मखरूर लहजे में बोले गए ये हकारत अमीज जुमले सुनकर सर तपा सुलग उठा था। देखिए मिस, वो भड़क कर बोलने लगा था, मगर लियो ने इसका हाथ दबाकर उसे खामोश करवा दिया था। मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द आपसे दोबारा मिलना होगा रूफी। वो जानबूझकर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लोगों पर सजाकर रुफाया को तपाने के लिए रूफी बोला था। जबकि पलटकर अंदाज अंदर की तरफ जाती, रुफाया ड्राइविंग सीट पर बैठे लियो की जुबानी अपना निक नेम सुनकर पलटी थी। जबान खींच लोगी अगर तुम्हारा रूफी कहा तो। दो कौड़ी के काले आदमी, तुम्हारी ये मजाल है कि तुम मुझे मेरे निक्स नेम से बुलाओ। खूंटे बदमाश कहीं के। मिन्नत दूर की बात, तुम जैसे सड़क छाप गली के गोंडों की तो इतनी भी औकात नहीं कि रफाया महब तुम्हारी तरह नजर भी उठाकर देखे। दोबारा मेरे सामने आए ना, तो तुम्हें जहन्नुम वासिल करने में लम्हा भर की भी देर नहीं करूंगी। वो पलट कर गुर्राते हुए बोली, मगर इसी वक्त अपने फोन की बेल सुनकर चौंक पड़ी। इसके खूबसूरत से स्मार्टफोन समेत हरम का भी फोन अशर के हाथों में था। अपने मोबाइल पर नजर पड़ते ही रुफाया ने अशर को भी शोले बरसाती नजरों से देखा और विंडो में हाथ डालकर इसके हाथ से दोनों फोन झपट कर छीन लिए थे। दो कुड़ी के चोर कहीं के, मिनट से पहले दफा हो जाओ दोनों यहाँ से, वरना सचमुच पुलिस को बुला लूंगी। वो एक बार फिर इन दोनों पर हकारत भरी नजर डालते हुए हवा के खुशबूदार झोंके की तरह अंदर की तरफ बढ़ गई थी। जबकि हरम ने कनखियों से गाड़ी में बैठे अशर पर एक नज़र जरूर डाली थी, जो खफार नजरों से उसे ही देख रहा था। हरम उसे अपनी तरफ मुतवज्जो देखकर सटपटाती हुई खुद भी रुफाया के पीछे अंदर होटल में चली गई थी। उफ, इतना गरूर! तौबा तौबा! भाई ये लड़की है या तकब्बुर की देवी? बहुत ज्यादा घमंडी है। अशर कानों को हाथ लगाते हुए बोला। कुछ लोगों पर गरूर सजता है अशर। जरीला मुस्कुराते हुए बोलते हुए गाड़ी स्टार्ट करने लगा था, जबकि अशर हैरान नजरों से अपने पास बैठे रियो को देखने लगा था। वो आज उसे एक के बाद एक हैरत के झटके दे रहा था। वो लियो था, खुद को टेढ़ी आंख से देखने वालों की आंखें फोड़ दिया करता था, मगर आज इस लड़की के हाथों बार बार बेइज्जत होकर भी मुस्कुरा रहा था। इसके हकारत अमेज अंदाज सलूक देखकर भी महफूज महजूज हो रहा था। ये तो लियो का न जाने कौन सा रूप था, जो अशर ने पहली बार देखा था। अब वो हैरत ना करता तो और क्या करता। जरूर दाल में कुछ काला है। वो जेरेले बड़बड़ाया था। कुछ कहा तुमने? लियो ने अशर की बड़बड़ाहट सुनकर पूछा। ना, ना, नहीं भाई, कुछ भी नहीं। अपने चेहरे पर लियो की कड़ी नजरें देखकर उसने गड़बड़ाते हुए जवाब दिया था, जबकि लियो की एक तादीबी नजर इस पर डालकर दोबारा विंड स्क्रीन की पार देखते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। मुंह पर पड़ने वाले ठंडे यख पानी की बरसात ने इन 5 लड़कों को हड़बड़ाकर होश में आने पर मजबूर कर दिया था। इन पांचों ने अपनी लड़की गर्दनें उठाकर मंदी मंदी आंखों से खोलते हुए सामने देखा। आंखों के सामने नजर आते धुंधले से अक्स को वाज़ेह तौर पर देखने के लिए उन्होंने अपनी आंखें छपक-छपक कर पूरी तरह खोलने की कोशिश की थी, मगर ऐन सर पर जलते तेज रोशनी वाले बल्ब ने इनकी इस कोशिश को नाकाम बना दिया था। सामने की तरफ बहुत मामूली सी, बिल्कुल नाक के बराबर रोशनी थी, जिसके बाद सामने का मंदिर धुंधला रहा था, या शायद देर तक बेहोश रहने की वजह से अभी तक उनकी आंखें रोशनी से मनूस नहीं हो पाई थी। इन पांचों को अलग-अलग कुर्सियों पर सख्ती से बांधकर बिठाया गया था। पैर भी रस्सियों के साथ मजबूती से एक दूसरे से बंधे हुए थे। वो पांचों अपने हाथ पैर हिलाते हुए खुद को इन रस्सियों से आजाद कराने की कोशिश करने लगे थे, मगर तभी एक भारी गूंजदार आवाज इनके कानों से टकराई थी। सुहेब, मुजम्मिल, हमाद, काशिफ, इन पांचों में से ये राइट वाले दो और सेकंड लेफ्ट वाले एक को साइड करो। इनमें से एक लेफ्ट वाले ने क्लब में लियो का कॉलर पकड़ने की गलती की थी।
इन तीनों के सिवा बाकी दो के हाथ खोल दो। खूबसूरत लबों लहजे वाली ये आवाज़ सुनकर पांचों लड़कों ने नजर उठाकर पूरी आंखें फैलाते हुए सामने देखा था। मगर इसी वक्त चार लंबे चौड़े लड़के सामने की तरफ से निकलकर आगे आए थे और उन्होंने इन पांच में से तीन लड़कों की रस्सियों को एक तरफ घसीटकर कोने में कर दिया था और बाकी दो के सरों पर फैली रोशनी भी हल्की करके सामने की तरफ रोशनी तेज कर दी थी, जिससे सामने का मंजर अब बासानी नजर आने लगा था। इनके सामने पड़ी कुर्सी पर एक अपनी लंबी चौड़ी जिसामत के साथ एक निहायत सुर्ख और सफेद 24-25 साल खूबसूरत तरीन शख्स बैठा था, जिसकी लंबी लंबी गहरी करीम आंखें इन पांचों पर टिकी हुई थी, जिन काले घने बाल एक तरफ खूबसूरती से सेट किए गए थे। ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट पर ब्राउन गन बेल्ट होल्स्टर अपने सीने और कमर के अतराफ बांधे और दोनों हाथों को आपस में पेवस्त किए कोहनियां घुटनों पर रखे वो कुर्सी पर सामने की तरफ कदरे झुका हुआ बैठा था। अपने अपने नाम पते बिना लम्हा ज़ाया किए बकना शुरू कर दो। वो सर्द फंकारती आवाज़ सामने बैठे इसी खूबसूरत से शख्स की थी, जिसे सुनकर इन पांचों ने खौफजदा नजरों से अपने सामने बैठे हुए इस हैंडसम तरीन मर्द की तरफ देखा था। हाँ, हम हमें क्यों पकड़ा है तुमने? कौन हो तुम लोग? लड़खड़ाती ज़बान में ये सवाल पूछने वाला वही लड़का आमिर आगा था, जिसने सबसे पहले क्लब में लियो को कॉलर पकड़ा था। इस लड़के के बोलने की देर थी कि उसके पास खड़े सुहेब नाम के लड़के ने आमिर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था। थप्पड़ इतना भारी था कि आमिर का जबड़ा हिलकर रह गया था। दांतों से खून निकलना शुरू हो गया था। बकवास बंद करो। जितना पूछा है इतना ही जवाब दो, वरना तुम पांचों की खाल और जबान दोनों को तुम्हारे जिस्म से अलग करवा कर फेंक दूंगा। इन पांचों के सामने बैठा वो शख्स जितना हसीन और जमील था, उसका अंदाज और रवैया उतना ही जारहाना था। चलो, शुरू हो जाओ। वही खूबसूरत सा शख्स दोबारा बोला था। मैं बताता हूँ। मेरा नाम मुनीम आलम है। मैं शहर के मशहूर बिजनेसमैन अशफाक आलम का बेटा हूँ और सामने बैठे दो लड़कों में से एक आमिर को मार पड़ते देखकर घबराते हुए खुद ही बोल पड़ा था, मगर इसकी बात पूरी होने से पहले ही इसके खूबसूरत से शख्स ने हाथ उठाकर मुनीब को मजीद बोलने से रोक दिया था और उसके पास बैठे लड़के को बोलने का इशारा किया था। मेरा नाम एजाज रबानी है। मेरे पापा हसैन रबानी एक ज्वेलर हैं। पाकिस्तान भर में हमारी ज्वेलरी शोरूम्स हैं। इस हसीन जमील शख्स का इशारा मिलते ही मुनीब के पास बैठा दूसरा लड़का बोला, अब तुम तीनों भी बोलोगे या मजीद डोज लेनी है? वो सुर्ख सफेद चेहरे वाला शख्स अपनी ग्रीन आंखों से एक तरफ बैठे उन तीन लड़कों को घूरता हुआ बोला, मेरा नाम आगमर आगा है। मेरे डैड मुस्तकीम आगा बिल्डर हैं। आमिर अपने गाल पर छुपे उंगलियों के निशानों पर हाथ फेरता हुआ बोला था, मेरा नाम वकार हसन है। मेरे डैड हाशिम हुसैन भी बिजनेसमैन हैं। आमिर के पास बैठा हुआ लड़का बोला, और सर जी, मेरा नाम बिलाल सरवर है। मेरे बाबा सरवर शाह वडेरे हैं। हैदराबाद के एक नवाही गूर से ताल्लुक है मेरा सर जी। मेरा बड़ा भाई यहाँ बिजनेस करता है। मैं इसी के साथ रहता हूँ। हमें छोड़ दें सर जी, हमने कुछ नहीं किया। गिड़गिड़ाहट को बोलता ये वो लड़का था जिसने गार्ड से पहले लियो पर हमला किया था। गुड। ठीक है, अब बताओ कि वो तुम्हारे साथ वो लड़कियां कौन थी? इसी खूबसूरत शख्स ने दोबारा से पूछा था। शायद वो इन सब का बॉस था और हुलिये से भी कोई ऑफिसर लग रहा था। चलिए जी, अब अभी के लिए इतना मेरा ख्याल है काफ़ी है। अगले एपिसोड में मिलते हैं इंशाल्लाह। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है और ये जो शख्स बैठा हुआ सवाल जवाब कर रहा है ये कौन है और इन लड़कों के साथ क्या लेना देना है या ये क्या करवाना चाहता है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अभी तक के नॉवेल्स आप लोगों को हमारे मैगज़ीन में जो यूट्यूब पर शामिल हो रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा ढेरों ढेर। अल्लाह हाफिज़।